नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। सरोकार क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे शिक्षण, टीचिंग। शिक्षण के अंतर्गत हम पहले क्लासों में क्या देख चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा शिक्षण क्या है, अधिगम क्या है। शिक्षण और अधिगम की हमने विशेषताएं देखी, शिक्षा शब्द देखा, शिक्षा की उत्पत्ति कैसे किस प्रकार हुई है। उसके पश्चात हमने क्या देखा, उसके पश्चात हमने शिक्षण की प्रक्रिया देखी। शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार चलती है, तो हमने देखा पाठ्यक्रम पर अंतक्रिया की जाती है छात्र व शिक्षक के द्वारा। शिक्षण की अवधारणाएं देखी, एक बीएस ब्लूम की संकुचित अवधारणा, जॉन डीवी की व्यापक अवधारणा। संकुचित अवधारणा में क्या है, विद्यार्थी व शिक्षक मिलकर पाठ्यक्रम पर अंतक्रिया करते हैं। व्यापक अवधारणा यानी जॉन डीवी की अवधारणा में क्या था, तो शिक्षक व विद्यार्थी मिलकर समाज पर अंतक्रिया करते हैं। उसके पश्चात हमने शिक्षण प्रक्रिया के चर देखे। शिक्षण प्रक्रिया के कौन कौन से चर थे, तो शिक्षक, छात्र व पाठ्यक्रम। शिक्षक स्वतंत्र चर, शिक्षक स्वतंत्र चर, और स्टूडेंट यानी विद्यार्थी ये होता है आश्रित चर, और जो पाठ्यक्रम है यह है अंतःक्रिया चर। इसके बाद में हमने देखा शिक्षण की व्यूहरचना। शिक्षण की व्यूहरचना क्या है, तो शिक्षक द्वारा शिक्षण करवाने से पूर्व जो रणनीति बनाई जाती है, उस रणनीति को हम क्या कहते हैं, तो उस रणनीति को हम कहते हैं शिक्षण की व्यूहरचना, जिसमें विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि है एवं विद्यार्थियों की योग्यता है, इसका ध्यान रखा जाता है। इसके बाद में हम देख रहे थे शिक्षण की विधि। शिक्षण की विधि या शिक्षण विधि, तो इसकी एक बेसिक परिभाषा आपने देखी कि शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करवाने के दौरान या कार्य करवाते समय जो तकनीक या विधि अपनाई जाती है, शिक्षण को प्रभावी एवं रोचक एवं सरल बनाने के लिए जो रणनीति या जो विधि अपनाई जाती है, उस विधि को अपन क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं शिक्षण की विधि। शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करवाते समय शिक्षण कार्य करवाते समय पाठ्यक्रम को या विषय वस्तु को सरल, प्रभावी व रुचिकर बनाने के लिए जो तकनीक या विधि अपनाई जाती है, जो तकनीक या विधि अपनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं शिक्षण विधि। शिक्षण विधि कहते हैं। तो हमने देखा शिक्षण विधि क्या है, तो शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करवाने के दौरान या करवाते समय पाठ्यक्रम को या विषय वस्तु को सरल, प्रभावी एवं रुचिकर बनाने के लिए जो तकनीक या विधि या पद्धति अपनाई जाती है, उस पद्धति को अपन क्या कहते हैं, उसको शिक्षण की विधि कहते हैं। शिक्षण विधि क्या कार्य करती है, तो शिक्षण विधि शिक्षण को गति देने का कार्य करती है। शिक्षण विधि शिक्षण कार्य को गति देने का कार्य करती है। आपसे ये सवाल पूछा जाए कि शिक्षण विधि क्या कार्य करती है, तो शिक्षण विधि जो है ये शिक्षण कार्य को गति देने का कार्य करती है। यानी शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ा रहा है,
तो उस समय उसको मातृभाषा में पढ़ाने पर अधिक बल देना चाहिए, क्योंकि जो अपन शिक्षक बनेंगे, आप डीएलएड करने के बाद में 5वीं तक के शिक्षक बनेंगे। 5वीं तक के शिक्षक बनने के बाद में आप 5वीं तक छोटे बच्चों को पढ़ाओगे, तो छोटे बच्चों को मातृभाषा में शिक्षण करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे जो घर पर जो बोली या भाषा सीखते हैं उसी भाषा में शिक्षण करवाएंगे तो बेहतर समझ आएगा, या अन्य भाषाओं में सिखाने से बच्चा कम सीख पाता है या नहीं सीख पाता या स्थायी अधिगम नहीं हो पाता है। बच्चे को स्थानीय वातावरण से जोड़कर उदाहरण देने से बच्चे को बेहतर समझ में आता है। तो शिक्षक को कैसी शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो शिक्षक को खेल आधारित शिक्षण पर बल देना चाहिए। खेल खेल में आधारित जो शिक्षण की विधियां हैं, अभी अपन शिक्षण की कुछ विधियां देखेंगे। तो विधियों में अपन क्या देखेंगे कि कुछ विधियां आती है खेल पर आधारित, जैसे कि फ्रोबेल की किंडरगार्टन विधि आती है, प्ले बाय मेथड आती है, या जो नाटकीय विधि जो हेनरी कॉल्डवेल कुक की आती है। ये विधियां हैं, ये खेल खेल पर शिक्षा पर बल देते हैं। मतलब खेल खेल में बच्चों को सिखाना, जिससे बच्चे बेहतर सीख पाते हैं या इससे जो अधिगम होता है वो अधिगम स्थायी हो पाता है। तो हमने देखा शिक्षण की विधि। शिक्षण विधि क्या है? तो शिक्षक द्वारा पढ़ाते समय या शिक्षण कार्य करवाते समय, शिक्षण कार्य करवाने से पूर्व जो रणनीति बनाई जाती है उस रणनीति को अपन क्या कहते हैं? तो उस रणनीति को हम कहते हैं शिक्षण की व्यूह रचना। एवं शिक्षण कार्य करवाने के दौरान समझाने के लिए कोई विधि का प्रयोग किया जाता है या बच्चों को कोई रोल प्ले के माध्यम से समझाया जाता है। जैसे कि आपको याद होगा, अपन जब 7वीं 8वीं या 10वीं क्लासों में पढ़ते थे तब एक अपने पाठ आता था या नाटक इस प्रकार के पाठ होते थे, जिसमें मान लो कि 3 लोग हैं, तो शिक्षक क्या करते थे, 3 स्टूडेंट्स को खड़ा करते, बोलते कि जब राम बोलने की बारी आए तब तू पढ़ेगा, सीता बोलने की बारी आए तो उसमें तू पढ़ेगी, या जिस प्रकार उसमें कैरेक्टर होते थे उस प्रकार स्टूडेंट्स को खड़ा करके पढ़ाते। तो वो नाटक के माध्यम से एक पाठ बच्चों को अच्छे से एवं आसानी से समझ में आता, एवं बच्चे भी उसमें पूरी रुचि लगाकर, ध्यान लगाकर उसको सुनते। ये पाठ अपने स्कूलों में चलते थे, आपने पढ़े होंगे। उसमें क्या होता था, उससे फायदा क्या होता था कि शिक्षक उसमें मार्गदर्शक की भूमिका में रहते, बच्चे करके सीखते, करके सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। ये अपन ने पिछली क्लास में भी देखा है कि शिक्षण विधियां किस किस प्रकार की होती है। शिक्षण विधियों में हमने देखा है, आज भी देखेंगे, अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे कि शिक्षण विधियां किस किस प्रकार की शिक्षण विधियां होती है। तो शिक्षण विधि क्या है देख लिया, कोई डाउट? शिक्षण विधि, तो शिक्षण विधि है शिक्षण कार्य को गति देने का कार्य करती है। यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षण विधि क्या कार्य करती है? तो शिक्षण विधि शिक्षण कार्य को गति देने का कार्य करती है, याद रखना। इसके बाद में एक और फैक्ट कि शिक्षक को शिक्षण विधि का चयन किस प्रकार करना चाहिए, ये PYQ है, पहले पूछा जा चुका है। इसका उत्तर क्या होगा? तो शिक्षक को शिक्षण विधि का चयन किस प्रकार करना चाहिए? ऑप्शन इस प्रकार दिए जाए कि बच्चों के कहे अनुसार, अभिभावक के कहे अनुसार, या प्रधानाचार्य के कहे अनुसार, या ऑप्शन डी इसमें स्वयं के विवेक अनुसार। तो इसमें क्या करना चाहिए? शिक्षक को शिक्षण विधि का चयन स्वयं के विवेक अनुसार करना चाहिए। शिक्षक को शिक्षण विधि का जो चयन है, शिक्षण विधि का चयन किस प्रकार करना चाहिए? तो स्वयं के विवेक अनुसार। स्वयं के विवेक अनुसार क्यों करना चाहिए, बच्चों के कहे अनुसार क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें बच्चों का पढ़ने का मन होता है या नहीं होता है, तो बच्चे ऐसे ही बोल देते हैं कि हमें नहीं पढ़ना है या हमें इस प्रकार पढ़ना है। तो उस समय शिक्षक को क्या करना चाहिए कि बच्चों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना चाहिए, बच्चों की रुचि, क्षमता एवं योग्यता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। शिक्षक को स्वयं के विवेक अनुसार तो शिक्षण विधि का चयन करना चाहिए, लेकिन उस समय बालकों की क्या मनोस्थिति है, बच्चे किस पृष्ठभूमि या किस बैकग्राउंड से आते हैं, या बच्चे उस संबंधित प्रकरण या संबंधित टॉपिक के बारे में पहले से क्या जानते हैं, यह ध्यान रखना भी आवश्यक
है तो शिक्षक स्वयं के विवेक अनुसार शिक्षण विधि का चयन क्यों करेगा? सपोज दैट आपसे सवाल पूछा गया कि शिक्षक को, ये सवाल पहले पूछा जा सकता है कि शिक्षक को शिक्षण विधि का चयन करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा स्वयं के विवेक अनुसार। तो मैं आपको बता देता हूं कि स्वयं के विवेक अनुसार तो करना चाहिए, लेकिन स्वयं के विवेक अनुसार क्यों करना चाहिए? इसका उत्तर ये होगा कि शिक्षक ने शिक्षक बनने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अभी आप यहाँ से डीएलएड में आपका एडमिशन हो जाता है, आप 2 साल की कॉलेज करोगे, तो कॉलेज में आपको प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस प्रकार विद्यार्थियों को पढ़ाना है, किस प्रकार की शिक्षण विधि से पढ़ाने से बच्चों को बेहतर समझ आता है। इसमें मातृभाषा में शिक्षण करवाना होता है, एवं जो बाल केंद्रित विधियाँ होती है जिसमें बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाना होता है, इस प्रकार की कुछ विधियाँ होती है। तो शिक्षक को शिक्षण विधि का चयन करना चाहिए ये स्वयं के विवेक अनुसार, क्योंकि उसने प्रशिक्षण में यह सीखा होता है कि किस प्रकार शिक्षण विधि पढ़ाने, किस प्रकार की विधि का प्रयोग करने से, किस प्रकार की विधि से पढ़ाने से बालकों को बेहतर समझ में आएगा। तो पिछली क्लास में भी हम ये वर्गीकरण देख चुके हैं, आज भी देख लेते हैं शिक्षण विधियाँ कितने प्रकार की होती है या शिक्षण विधियों को अपन कितने प्रकार से बांट कर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आती है परंपरागत शिक्षण की विधियां। परंपरागत शिक्षण के साधन हम देखेंगे जिसमें पाठ्य पुस्तक है, अंतः दर्शन विधि आती है। परंपरागत विधियां, परंपरागत विधियों को हम डिटेल से देख चुके हैं क्या होता है। आज तो नॉर्मली एक बार रिवीजन भी हो जाए एवं बेहतर आपको समझ आ जाए। परंपरागत विधियां, जो विधियां परंपराओं से चली आ रही है, जिसमें अपन स्कूल पढ़ते थे तब शिक्षक क्या करते थे, अधिकांशतः शिक्षक क्या करते थे, विद्यार्थी को खड़ा किया और किताब पढ़ या पाठ्य पुस्तक से अपन को पढ़ाते। ये प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार जो अपने शिक्षण के चर देखे थे, शिक्षक व छात्र, उस समय क्या होता था, पाठ्य पुस्तक से शिक्षण होता था, शिक्षक छात्र को कहानी सुनाता था। तो परंपरागत विधियों में कौन कौन सी विधियां आ जाएगी? इसमें आ जाएगी कहानी विधि, पाठ्य पुस्तक विधि एवं अंतः दर्शन विधि। अंतः दर्शन विधि क्या है, ये अपन आगे विधियां पढ़ेंगे, विधियों का परिचय पढ़ेंगे, उसमें देख लेंगे अंतः दर्शन क्या है और वही दर्शन क्या है। अंतः दर्शन है खुद के मन में झांक कर सीखना, खुद का आत्म निरीक्षण करना। परंपरागत विधियों के बाद में अपनी विधियों का प्रकार आता है जिसको हम कहते हैं शिक्षक केंद्रित विधियां। शिक्षक केंद्रित विधियां किस प्रकार की विधियां हैं? जिसमें व्याख्यान विधि आती है, जो लेक्चर मेथड, जो माध्यमिक कक्षाएं हैं उन कक्षाओं में ये विधियां उपयोगी रहती है। इसके बाद में एक विधियों का प्रकार आता है, या हम इस प्रकार बांट कर पढ़ते हैं, बाल केंद्रित विधियां। लास्ट क्लास में बाल केंद्रित विधियों एवं शिक्षक केंद्रित विधियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एवं परंपरागत विधियों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। शिक्षण विधि क्या होती है इस प्रकार भी अपन देख चुके हैं, लेकिन फिर से हम देख लेते हैं कि शिक्षक केंद्रित विधियां, जिसमें हमने देखी व्याख्यान विधि आती है एवं कुछ अन्य विधियां भी आती है। कहानी विधि आती है, कहानी विधि को हम शिक्षक केंद्रित विधियों में देखते हैं। कहानी विधि हम पाठ्य पुस्तक एवं अंतः दर्शन को हम रखते हैं परंपरागत विधियों के अंतर्गत। बाल केंद्रित विधियों में सबसे अधिक स्थायीकरण पाया जाता है, क्योंकि बालक करके सीखता है। इसमें लर्निंग बाय डूइंग, यानी जो करके सीखना है उस पर बल दिया जाता है, बच्चे को खेल खेल आधारित शिक्षण करवाना। इसके बाद में इसमें आता है, ये सर्वश्रेष्ठ प्रकार माना जाता है। किस प्रकार की विधियां सर्वश्रेष्ठ प्रकार की विधियां मानी जाती है? तो बाल केंद्रित विधियां, इनको क्यों माना जाता है सर्वश्रेष्ठ? क्योंकि इसमें बालक सक्रिय रहता है, शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं, बालक करके सीखता है एवं करके सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। तो इसमें स्थायीकरण पाया जाता है। बाल केंद्रित विधियों में स्थायीकरण पाया जाता है
बाल केंद्रित विधियों में बालक करके सीखता है। ये शिक्षण विधियों का सर्वश्रेष्ठ प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ प्रकार इसलिए है क्योंकि बालक इसमें सक्रिय रहते हैं। शिक्षक इसमें मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। जैसे कि बच्चों को कोई प्रोजेक्ट कार्य दे दिया, प्रोजेक्ट कार्य, वो बच्चों को कार्य करना है, कार्य तो बच्चे करेंगे, लेकिन शिक्षक क्या करेगा, मार्गदर्शक की भूमिका में रहेगा। अगर बच्चों को कहीं डाउट होता है तो सर से पूछ सकते हैं एवं टीचर उसको वापस सही करवा देगा। तो शिक्षक केंद्रित विधियां एवं बाल केंद्रित विधियां। आज हम क्या देखेंगे, आज कुछ शिक्षण विधियां हैं वो देखेंगे। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है शिक्षण की सहायक सामग्री। इसके बाद में शिक्षण का टॉपिक समाप्त होने के बाद में अपन अधिगम का टॉपिक पढ़ेंगे। शिक्षण और अधिगम ये सबसे बड़ा अपना सिलेबस की यूनिट है या टॉपिक है, इसको हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद में कुछ विधियां देखते हैं, जिसमें एक आती है निदानात्मक परीक्षण और एक आता है अपना उपचारात्मक। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण क्या है, बालक की कोई समस्या होती है, उस समस्या के कारणों का पता लगाना तो है निदानात्मक में। एवं उपचारात्मक है, उस समस्या के कारण है, कारणों का निवारण करना। उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण या निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक क्या है, तो बालक की समस्या है या बालक कोई समस्यात्मक बालक है, तो उसकी समस्या का या समस्या के कारणों का पता लगाना। बालक की समस्या के कारणों का पता लगाना। बालक की समस्या के कारणों का पता लगाना तो है निदानात्मक में। उपचारात्मक में क्या है, उपचारात्मक में बालक की जो समस्या है उस समस्या का समाधान करना यानी उपचार करना। डॉक्टर उपचार करता है, उपचार करना यानी समस्या का समाधान करना, बालक की समस्या का। समस्या का समाधान करना। उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण या उपचारात्मक या निदानात्मक परीक्षण क्या है, तो हमने देखे निदानात्मक तो है कारणों का पता लगाना, बालक कोई समस्याग्रस्त बालक है, समस्याग्रस्त बालक है या कोई विशेष आवश्यकता वाला बालक है। एवं उपचारात्मक है बालक की समस्या का समाधान करना, बालक की समस्या का समाधान बालक की समस्या का समाधान करना। इसके बाद में कुछ विधियां और आती है, जिसमें एक आती है अंतःदर्शन विधि, एक आती है बहिर्दर्शन विधि। अंतःदर्शन विधि और बहिर्दर्शन अंतःदर्शन जो विधि है, खुद के मन में झांक कर सीखना, खुद का आत्मनिरीक्षण करना या आत्म मूल्यांकन करना कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, मुझ में क्या कमी है, उस कमी का सुधार करना, अंतःदर्शन विधि। एवं बहिर्दर्शन विधि है ये दूसरों के मन में झांक कर सीखना, खुद के मन में झांक कर सीखना या स्वयं के मन में झांक कर सीखना। एवं बहिर्दर्शन है दूसरों के मन में झांक कर
दूसरों के मन में झांक कर सीखना या प्रेरित सीखना, दूसरों से प्रेरित होकर सीखना है या इस प्रकार का सीखना है, यह आता है बहिर्दर्शन विधि में। अंतः दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि। अंतः दर्शन है खुद के मन में झांक कर सीखना, और बहिर्दर्शन जो विधि है इसका क्या अर्थ है या किस प्रकार ये विधि है, तो ये दूसरों के मन में झांक कर सीखना। इसके बाद में एक विधि आती है हमारी, बहुत ही शानदार विधि है, प्रश्नावली विधि। ये आपको मैं उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा, जैसे कि स्थानीय उदाहरणों के माध्यम से समझाने से बेहतर समझ आएगा, तो ये मैं आपको स्थानीय उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। प्रश्नावली, प्रश्नावली प्रश्नावली विधि, ये विधि यहाँ आप डिटेल से पढ़ लोगे तो आपका एक कंसेप्ट नेक्स्ट टॉपिक यानी जो अपना सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी का जो टॉपिक है उस टॉपिक में भी एक ये फैक्ट आता है कि सृजनात्मक बालक है, बालक की सृजनात्मकता का पता लगाने या परीक्षण करने हेतु किस प्रकार के प्रश्न बालक को दिए जाने चाहिए। तो ये जो प्रश्नावली है ये परीक्षा में प्रयुक्त होती है, परीक्षा में अपन को प्रश्न दिए जाते हैं, तो ये किस प्रकार प्रश्नावली में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं ये प्रश्न अपन देखते हैं। प्रश्नावली विधि कंटिन्यू करते हैं। प्रश्नावली विधि है, ये प्रश्नावली विधि में अपन को 4 प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें बंद अंत प्रश्न होते हैं, बंद अंत। दूसरा प्रकार होता है खुला अंत। तीसरा एक प्रकार आता है चित्रित प्रश्नावली, और एक प्रकार आता है इसमें मिश्रित प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली के प्रश्न होते हैं, उसमें सभी प्रकार के प्रश्न आते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं, निबंधात्मक, जो अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक सारे सवाल, या जो रिक्त स्थान संबंधी सभी प्रश्न इसमें आ जाते हैं। तीसरी आती है चित्रित प्रश्नावली या चित्रित प्रश्न। चौथा प्रकार आता है मिश्रित प्रकार का। सबसे पहले देखते हैं ये बंद अंत जो प्रश्न है, ये प्रश्न क्या है। बंद अंत प्रश्न है, इसमें बालक अपनी सृजनात्मकता का प्रयोग नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? अपने कंपटीशन लाइन के जो एग्जाम होते हैं उस एग्जाम में क्या होता है, बंद अंत प्रश्न अपन को दिए जाते हैं, जिसमें ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। कोई सवाल दिया है, सवाल के बाद में आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से आपको एक उत्तर करना है। इसमें यह तो नहीं है कि आप अपने मन से कुछ लिख सकते हो। ये जो खुला अंत है, खुला अंत में ज़रूर है कि आप अपने मन से लिख सकते हो। जैसे अपने बोर्ड एग्जाम होते हैं या स्कूल में जो एग्ज़ाम होते हैं या कॉलेज के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें क्या होता है, खुला अंत के अपन को प्रश्न दिए जाते हैं। खुले अंत के प्रश्न में अपन क्या करते हैं, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, उसमें अपन अपनी सृजनात्मकता का प्रयोग कर पाते हैं। इन 4 में से मान लो कोई उत्तर सी राइट है, तो आप सिर्फ इसमें सी कर पाओगे, इसको ये राइट करना होता है। इसमें अन्य ऑप्शन आप नहीं कर पाओगे। 4 में से एक उत्तर आपको राइट करना ही होगा। ऐसे एक सवाल आता है सत्य और असत्य का, बंद अंत में सत्य असत्य 2 ऑप्शन दे रखे हैं। सत्य, ये कथन सत्य है या असत्य, इसमें आप सृजनात्मकता का प्रयोग नहीं कर पाओगे या खुद के मन से कुछ नहीं लिख पाओगे। 4 ऑप्शन में से एक उत्तर लिखना है, या सत्य असत्य है या मिलान संबंधी प्रश्न है। इसमें ये बंद अंत के सवाल है, इसमें बालक अपनी सृजनात्मकता का प्रयोग, बालक सृजनात्मकता का प्रयोग नहीं कर पाते।
एवं दूसरा प्रकार आता है खुला अंत। इसकी विशेषता ये है कि खुला अंत प्रश्न में अपन को स्कूल में अपना एग्जाम होते थे, उस टाइम तो अपन को मिश्रित प्रकार के प्रश्न दिए जाते थे, क्योंकि कुछ प्रश्न शुरुआती 4-5 सवाल अपने आते थे वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं, जो बंधन में भी अपन ने देखे। इसके बाद में कुछ सवाल अपन को मिलान संबंधी या रिक्त स्थान की पूर्ति वाले भी दिए जाते थे। उसके बाद में अपने कुछ सवाल दिए जाते थे अति लघु उत्तरात्मक, यानी जो 2 लाइन में उत्तर लिखने वाले होते हैं, 2-2 नंबर के सवाल वो होते थे। उसके बाद में क्या होता था, उसके बाद में कुछ सवाल दिए जाते थे लघु उत्तरात्मक, जिसमें अपन को 50 से 100 शब्दों के मध्य उत्तर लिखना, एवं कुछ निबंधात्मक या निबंध वगैरह लिखने होते थे, उसमें 200-250 शब्द में उत्तर लिखना होता था। तो वो तो मिश्रित होते थे प्रश्न। लेकिन खुला अंत में बालक अपनी सृजनात्मकता का प्रयोग, बालक अपनी सृजनात्मकता का प्रयोग कर पाते हैं। बालक अपनी सृजनात्मकता का प्रयोग कर पाते हैं। एक चित्रित प्रश्न या चित्रित प्रश्नावली विधि के अंतर्गत चित्रित प्रश्न होता है। चित्रित प्रश्न किस प्रकार का होता है, तो अपने 9th-10th में या साइंस में या इस प्रकार के कुछ चित्र आते थे। चित्र या किसी चित्र बनाना होता था शरीर के किसी अंग का या किसी भी प्रकार का, तो नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्र बनाना एवं चित्र की पहचान करनी, या प्राइमरी क्लासेज में जो वर्कशीट आती है, वर्कबुक जो आती है, उस बुक के अंतर्गत कुछ अधूरे चित्र होते हैं। उन अधूरे चित्र को स्टूडेंट द्वारा पेंसिल से भरे जाते हैं या पूरे किए जाते हैं। उसमें बालक को चित्र की पहचान करनी होती है। तो वो चित्रित प्रश्न एवं मिश्रित में सब प्रकार के प्रश्न मिक्स होते हैं। चित्रित एवं मिश्रित प्रश्नावली, 4 प्रकार की अपने प्रश्नावली देख ली। इसके बाद में अपन और कुछ विधियां देखेंगे, किस प्रकार की विधियां है। तो इसमें विधियां आती है मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, ये मनोविज्ञान में आता है। मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। तो सिगमंड फ्राइड की एक विधि आती है मनोविश्लेषण विधि। मनोविश्लेषण विधि किसने दी, तो मनोविश्लेषण विधि दी है सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड अपनी विधि यानी मनोविश्लेषण विधि के माध्यम से ये कहते हैं कि दमित इच्छाओं से बालक समस्यात्मक हो जाता है। यानी बालक की जो इच्छाएं होती हैं, बालक की जो डिमांड्स होती है, या बालक अपने अभिभावक पेरेंट्स के सामने कुछ डिमांड रखता है कि मुझे ये चाहिए, अगर वो डिमांड पूरी नहीं की जाती है या बच्चे की जो ख्वाहिशें होती है वो ख्वाहिश कहीं पूरी नहीं हो पाती है, तो वो मन ही मन में चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। उसके पश्चात क्या होता है, तो बालक समस्यात्मक हो जाता है या समय पर वो कुछ नहीं सोच पाता है, एवं उसके दिमाग के अंदर वही चलता रहता है। दमित इच्छाओं से, यानी बालक की जो इच्छाएं हैं ये पूरी नहीं होती है, तो वो इच्छाएं दब जाती है। तो दमित इच्छाओं से क्या होता है, दमित इच्छाओं से बालक समस्यात्मक हो जाता है। दमित इच्छाओं से बालक समस्यात्मक हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं एक विधि आती है, जिस विधि को हम कहते हैं हेनरी कॉल्डवेल कुक की एक विधि आती है, जिसका नाम है प्लेवे मेथड, या इसको हम नाटकीय विधि भी कहते हैं। इसके बाद में कुछ विधियां आती है, जिन विधियों का हम बेसिक देखेंगे। इन विधियों में एक आती है डेक्राली विधि।
तो डैकराली विधि किसने दी है? तो डैकराली विधि दी है डैकराली ने। एवं इसके बाद में ये विधि नाटकीय विधि ये किसने दी है? तो ये हेनरी कोल्डवेल कुक ने दी है। ये जो प्ले वे मेथड है ये विधि किस पर बल देती है? तो ये खेल खेल में शिक्षा पर बल देती है। खेल खेल में शिक्षा यानी बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाना। इसके बाद में हम कुछ मेथड देखेंगे। इस मेथड में एक महत्वपूर्ण विधि आती है या अवधारणा, बेसिक या बुनियादी शिक्षा की अवधारणा। ये सवाल बीएसटीसी में 2 से 3 बार पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं कि बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा की अवधारणा है, यह अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है महात्मा गांधी जी ने। या एक सवाल इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, ये सवाल दोनों तरफ से पूछा जा सकता है कि बेसिक या बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसने दी? तो बेसिक या बुनियादी शिक्षा की जो अवधारणा है ये अवधारणा दी है महात्मा गांधी जी ने। एवं ऐसा भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने या महात्मा गांधी जी ने किस प्रकार की शिक्षा का पक्ष लिया है? तो उन्होंने बुनियादी या बेसिक शिक्षा का पक्ष लिया है। बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा। बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा किससे संबंधित है या अवधारणा किसने प्रतिपादित की है, अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा का पक्ष लिया है? तो महात्मा गांधी जी ने बेसिक शिक्षा का पक्ष लिया है। इसके बाद में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि आती है जिस विधि की अपन अब चर्चा करेंगे। ये विधि, इस विधि का नाम है केस स्टडी। केस स्टडी या व्यक्ति इतिहास विधि। ये जो विधि है, ये विधि, इसमें जो बालक होता है उसके विशेष लक्षण होते हैं, उन विशेष लक्षणों का पता लगाया जाता है। बालक के किस प्रकार के विशेष लक्षण? तो अपन देख लेते हैं कि कोई बालक प्रतिभाशाली होता है, या समस्यात्मक होता है, प्रतिभाशाली होता है, समस्यात्मक या बालक सृजनात्मक भी हो सकता है, मंदबुद्धि भी हो सकता है। एवं इसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे CWSN ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में किस बच्चों को रखा जाता है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिसमें PS कैटेगरी यानी विकलांग बच्चे हैं, या कोई इस प्रकार के बहरे गूंगे बच्चे हैं, या इस प्रकार के बच्चे जिन्हें विशेष आवश्यकता होती है। इनको एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो एग्ज़ाम में इनको अतिरिक्त समय भी दिया जाता है। एवं जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनको लिखने के लिए लेखक राइटर साथ में दिया जाता है। एवं जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, या ये इन प्रकार के जो बच्चे हैं, या कोई IQ होता है, IQ लेवल है, या जो बुद्धि लब्धि का स्तर है, ये स्तर सामान्य से किसी बच्चे का ज़्यादा होता है या किसी बच्चे का कम होता है, उनको भी इस केस स्टडी के माध्यम से उनकी जांच की जाती है। या प्रतिभाशाली बच्चे जो अपनी कक्षा स्तर, यानी अगर कोई बच्चा पढ़ तो 5वीं में रहा है लेकिन वो 7वीं 8वीं या 9वीं तक के लेवल का ज्ञान रखता है, या उस कक्षा के स्तर का है, या कोई बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है लेकिन उसका जो बुद्धि लब्धि स्तर है वो 3री कक्षा के लेवल का है, तो प्रतिभाशाली या मंदबुद्धि
या जो समस्यात्मक बालक होता है या कोई अंतर्मुखी बालक होता है जो किसी को कुछ सुनाता नहीं है, या किसी भी स्कूल की गतिविधि है, शैक्षणिक एवं शैक्षणिक गतिविधि, उन गतिविधियों में भाग नहीं लेता है, इस प्रकार का कोई बालक है, तो उस बालक के बारे में शिक्षक को केस स्टडी करनी पड़ती है। बालक के जो विशेष लक्षण है, बालक के विशेष लक्षणों का पता लगाने के लिए बालक के विशेष लक्षणों का पता लगाने के लिए बालक के विशेष लक्षणों का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो केस स्टडी या व्यक्ति इतिहास विधि। अभी आप डीएलएड का एग्ज़ाम देने के बाद में 2 साल की कॉलेज करोगे। कॉलेज में आपको फर्स्ट ईयर में 24 दिन फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में 96 दिन की इंटर्नशिप अलॉट होती है। इंटर्नशिप में आपको क्या करना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। यानी ये भी प्रशिक्षण का एक भाग है कि विद्यार्थियों को किस प्रकार पढ़ाना है, किस प्रकार विद्यार्थियों के साथ पेश आना है। ये कौशल विकसित करने के लिए इंटर्नशिप आपको अलॉट की जाती है। इंटर्नशिप के दौरान आपको डायरी बनानी होती है। उस डायरी में आपको केस स्टडी या व्यक्ति इतिहास, ये आपकी एक अलग से डायरी बनानी होती है। डायरी बनाकर आपका जो संस्थान है, आपकी जो कॉलेज है, उस कॉलेज में आपको पेश करनी पड़ती है। किसी बालक पर आपको स्टडी करनी पड़ती है। उस स्टडी में आपको क्या करना पड़ता है, क्या क्या लिखना पड़ता है, इस प्रकार की होती है कि पहले तो विद्यार्थी का नाम, आयु, कक्षा एवं उसका बेसिक परिचय, स्कूल वगैरह सब लिखना होता है। उसके बाद में क्या लिखना होता है कि बालक किस प्रकार का है, आपने किस बालक पर केस स्टडी की है। तो हो सकता है आपने किसी प्रतिभाशाली विद्यार्थी पर केस स्टडी की हो, तो आपको लिखना पड़ता है कि बालक की श्रेणी, तो आप लिखोगे प्रतिभाशाली। उसके बाद में क्या करना पड़ता है कि बालक प्रतिभाशाली है तो उसके परिवार से या उसके भाई बहन कोई स्कूल आ रहे हैं या उनके शिक्षक जो उनको पहली कक्षा से पढ़ा रहे हैं, उनसे आपको ये पता करना होता है या उनके पेरेंट्स से पता करना होता है कि इस बालक के जीवन में कोई अचानक से कोई परिवर्तन आया हो जिससे ये अधिक प्रतिभाशाली है, या ये बालक घर पर क्या कार्य करता है, या घर पर किसी से कोई इसके ग्रुप मित्र मंडली में किस प्रकार के लोग हैं, या हो सकता है उसका उठना बैठना बड़े कक्षा के बच्चों के साथ हो, उस स्तर का उसका बुद्धिलब्धि स्तर है, ये इस तरह किस प्रकार से उसमें विकसित हुआ है। इस प्रकार आपको पता लगाना होता है कि बालक के विशेष लक्षणों में कौन कौन से लक्षण, तो अभी अपने देखे, बालक समस्यात्मक हो सकता है, सृजनात्मक यानी क्रिएटिव बालक हो सकता है, प्रतिभाशाली बालक हो सकता है, या इस प्रकार के बालक। व्यक्ति इतिहास विधि, इसके बाद में अपनी कुछ विधियां हैं, जिसमें एक विधि आती है किंडरगार्टन विधि। इससे भी कई बार सवाल पूछा गया, 2 बार तो मैंने देखा था, अभी पेपर में एनालिसिस कर रहा था, जिसमें 2025 के पेपर में एक यहाँ से सवाल आया है। किंडरगार्टन विधि, हम एक विधि आती है मैडम मारिया मॉन्टेसरी की, जिस विधि का नाम है मॉन्टेसरी विधि। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है, 2025 के पेपर में ये पूछा गया था कि किंडरगार्टन जो विधि है, किंडरगार्टन में किंडर और गार्डन का अर्थ क्या है। किंडरगार्टन का अर्थ, तो किंडरगार्टन पद का अर्थ है बाल उद्यान, यानी बच्चों का बगीचा। इस विधि में, ये विधि सबसे पहले देखते हैं प्रतिपादित किसने की या किसकी विधि है, किस मनोवैज्ञानिक ने विधि दी है, तो ये विधि दी है फ्रोबेल ने। ये याद रखने के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं। किंडरगार्टन विधि किसकी है, तो गार्डन और बेल, गार्डन में बेल होती है, तो आप ये याद रख लेना कि किंडरगार्टन फ्रोबेल। ये ऑप्शन के हिसाब से आप कुछ हिंट याद रखते हो तो आपको एग्जाम में
याद आ जाएगा। तो बाल उद्यान, इसमें शिक्षक को किसकी प्रतिमा दी गई है या उपमा दी गई है? शिक्षक छात्र। इस विधि में शिक्षक को माली के समान बताया गया है, माली, यानी इसमें बाल उद्यान में शिक्षक माली के समान है और छात्र पौधे के समान है। यानी माली जिस प्रकार से पौधे का रखरखाव करता है या ध्यान रखता है, इसी प्रकार शिक्षक को एक माली बनकर विद्यार्थी का रखरखाव करना है और उसे शिक्षा देनी है। मॉन्टेसरी विधि किसने दी है? तो ये दी है मैडम मारिया मॉन्टेसरी। मैडम मारिया मॉन्टेसरी। इसके बाद में अपनी विधियां आती है, एक डाल्टन विधि आती है। डाल्टन विधि किसने दी है? डाल्टन विधि अपने दी है हेलेन पारकस्ट ने। इसके बाद में डाल्टन विधि लिख लेते हैं। डाल्टन विधि एक आती है परिचर्चा विधि है, प्रोजेक्ट कार्य है या परियोजना है। प्रोजेक्ट कार्य है, परियोजना है, इनमें बालक सक्रिय रहते हैं। बालक सक्रिय रहते हैं या विद्यार्थियों की सर्वाधिक प्रतिभागिता संभव है। ये भी 2025 के पेपर में पूछा गया था कि निम्न में से किस विधि में बालकों की सर्वाधिक प्रतिभागिता संभव है? तो किस में है? ऑप्शन इस प्रकार थे, जैसे कि ऑप्शन 1 दे दिया कहानी विधि या व्याख्यान विधि, पाठ्यपुस्तक विधि एवं चौथी दे दी परिचर्चा या दल शिक्षण है, ग्रुप स्टडी जिसको हम बोलते हैं, एवं देखते हैं अपन इस प्रकार ग्रुप स्टडी दल शिक्षण जिसको हम बोलते हैं, उसमें बालक सर्वाधिक सक्रिय रहते हैं। बालकों की सर्वाधिक या छात्रों की सर्वाधिक प्रतिभागिता इसमें संभव है। छात्रों की सर्वाधिक प्रतिभागिता संभव है। एवं जो डाल्टन विधि है ये किसने दी है? तो ये दी है हेलेन पारकस्ट ने दी है डाल्टन विधि। ये कुछ विधियों का बेसिक परिचय था। इसके बाद में एक और पॉइंट नोट करो कि पाठ्य पुस्तक है एवं श्यामपट्ट है, कहानी विधि है, पाठ्य पुस्तक है, श्यामपट्ट है, कहानी विधि है। ये क्या है? तो ये शिक्षण के परंपरागत साधन है। शिक्षण के परंपरागत साधन है। एक बार फटाफट आज की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं एवं शिक्षण की सहायक सामग्री ये अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज हमने सबसे पहले क्या देखा? अपना जो टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले आज हमने शिक्षण विधि, पिछली क्लास में हालांकि हम शिक्षण विधि क्या है एवं शिक्षण विधि के प्रकार ये देख चुके थे, लेकिन आज हमने फिर से देख लिया। शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करवाते समय शिक्षण को प्रभावी एवं रुचिकर बनाने के लिए जिस विधि या मेथड या जो पद्धति अपन बोलते हैं, तकनीक बोलते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है, उसको हम शिक्षण की विधि कहते हैं। इसके बाद में क्या देखा? शिक्षण विधि क्या कार्य करती है? तो शिक्षण विधि शिक्षण कार्य को गति देने का कार्य करती है। इसके बाद में क्या था? तो इसके बाद में ये था कि शिक्षक को शिक्षण विधि का जो चयन है, ये चयन स्वयं के विवेक अनुसार करना
चाहिए। इसके बाद में हमने देखी परंपरागत शिक्षण विधियाँ, शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित शिक्षण विधियाँ। सर्वाधिक या सर्वश्रेष्ठ प्रकार की विधियाँ हैं, तो सर्वश्रेष्ठ प्रकार की विधियाँ हैं बाल केंद्रित विधियाँ। नेक्स्ट, निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण, इनको नोट करके लिख लेना। अच्छे से आप साथ साथ नोट्स तैयार करते रहें। इसके बाद में अपनी जो MCQ क्लासें होंगी, MCQ क्लासों में आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी आप ये थ्योरी पढ़ते रहिए एवं अपने नोट्स साथ साथ तैयार, जिस प्रकार अपने टॉपिक वाइज क्लासेज हो रही है इस प्रकार आप अपने नोट्स तैयार करते रहिए। इसके बाद में बालक की समस्या के कारणों का पता लगाना है निदानात्मक, और समस्या का समाधान करना है किस प्रकार का शिक्षण, तो ये है उपचारात्मक शिक्षण। ये दोनों शिक्षण साथ साथ चलते हैं। ये अभी 3rd ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें ये सवाल पूछा गया था शिक्षण विधियों में। ये साथ साथ चलते हैं। पहले निदानात्मक यानी समस्या के कारणों का पता लगाया जाएगा, उसके बाद में उसका उपचार किया जाएगा। अंतः दर्शन खुद के मन में झांक कर सीखना एवं वही दर्शन दूसरों के मन में झांक कर सीखना। इसके बाद में आती है बंद अंत, खुला अंत। ये प्रश्नावली विधि के प्रकार है। प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली कितने प्रकार की है, इसमें बंद अंत के प्रश्न होते हैं, खुला अंत, चित्रित और मिश्रित प्रश्न। ये सृजनात्मकता में बालक अपनी सृजनात्मकता का प्रयोग कर पाता है किस विधि में या किस प्रश्नावली में, किस प्रकार के प्रश्नों में, तो खुला अंत के प्रश्नों में बालक अपनी तरफ से लिख पाता है। इसके बाद में आता है मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण हमने देखा, मनोविश्लेषणवाद के जनक या मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक, तो ये सिगमंड फ्राइड। दमित इच्छाओं से बालक समस्यात्मक हो जाता है। बालक की इच्छाएं अगर दब जाती है या इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो बालक समस्यात्मक हो जाता है। इसके बाद में हेनरी कॉल्डवेल कुक साहब की एक विधि आती है, इसका नाम हमने देखा प्ले वे मेथड या नाटकीय विधि। फिर डेकराली विधि, डेकराली विधि के प्रतिपादक डेकराली। बेसिक शिक्षा, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट। व्यक्ति इतिहास, बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा की अवधारणा महात्मा गांधी या महात्मा गांधी ने किस प्रकार की शिक्षा का पक्ष लिया, तो महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा का पक्ष लिया। केस स्टडी, ये बालक के विशेष लक्षणों का पता लगाने के लिए इस पद्धति का या विधि का प्रयोग किया जाएगा या किया जाता है। इसके बाद में हमने क्या देखा, ये सवाल पूछा गया है, PYQ है। किंडरगार्टन विधि किसने दी है, तो ये फ्रोवेल है। इसमें शिक्षक को माली के समान बताया गया है, छात्र को पौधे के समान बताया गया है। किंडरगार्टन का अर्थ है, किंडरगार्टन का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है बाल उद्यान, ध्यान रखना। इसके बाद में मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी जी ने दी है। इसके बाद में हमने देखा डॉल्टन विधि। डॉल्टन विधि किसने दी, तो डॉल्टन विधि हेलेन पार्कस्टर ने दी है। इसके बाद में बालक सक्रिय रहते हैं, परिचर्चा विधि, बालकों की सर्वाधिक प्रतिभागिता संभव है। प्रोजेक्ट कार्य एवं परियोजना विधि है या परियोजना है, इसमें बालक सक्रिय रहते हैं या बाल केंद्रित विधियों में इनको अपन गिनते हैं। पाठ्यपुस्तक है, श्यामपट्ट है, कहानी विधि है, ये शिक्षण के परंपरागत साधन है। कल के क्लास में हम पढ़ेंगे शिक्षण की सहायक सामग्री। शिक्षण के बाद में हम पढ़ेंगे अधिगम। तब तक बाकी अगली क्लास में देखेंगे। तब तक जुड़े रहिए अपने प्यारे परिवार सरोकार क्लासेज से। मैं आपका साथी देवेंद्र चौधरी। धन्यवाद।